अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज 30 जनवरी की 15 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, दुनिया तेजी से बदल रही है और हर दिन ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी एक पैगाम छोड़ते हैं। आज की इन 15 बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने सीरिया से अपनी फौज निकालने का मंसूबा क्यों बनाया है, यूरोप में फलस्तीन की हिमायत करने वालों पर सख्ती क्यों बढ़ रही है, चीन का न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट अमेरिका के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, और न्यूजीलैंड ने इजरायली वीजा एप्लीकेशंस में फौजी सर्विस की तफसील क्यों लाजमी कर दी है। इसके अलावा हमास और इजराइल के दरमियान कैदी तबादले की डील, अलीबाबा की नई एआई टेक्नोलॉजी और ईरानी आईआरजीसी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस नई हिकमत अमली पर भी बात होगी। तो नाजरीन, तैयार रहिए तफसीलात जानने के लिए और हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा फैसला, सीरिया से अफवाज निकालने की तैयारी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी फौजों को निकालने का मंसूबा तैयार किया है। इस फैसले पर वॉशिंगटन में सियासी और दिफाई हलकों में जबरदस्त बहस चल रही है, जबकि इजराइल और कुछ दिगर ममालिक इस कदम से मुतासिर हो सकते हैं। अगर अमेरिका अपनी अफवाज हटाता है तो इससे इलाकाई सूरत हाल में बड़ा तब्दीली आ सकती है, खासतौर पर सीरिया, तुर्की और कुर्द मसले पर। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाइट हाउस का ऐलान, अमेरिकी हुकूमत ने ऐलान किया है जो कॉलेज स्टूडेंट्स हमास की हिमायत करेंगे उनका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के इस फैसले से अमेरिका में पढ़ने वाले मुख्तलिफ ममालिक के तालिबे इल्म मुतासिर हो सकते हैं। इस पॉलिसी का मकसद हमास के हिमायती बयानात और इजहार ए राय पर सख्ती करना बताया जा रहा है। हालांकि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस फैसले को अकीदे की आज़ादी और इजहार राय की पाबंदी से ताबीर किया है। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट में हलचल, यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में पोलैंड के मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ग्रेगोर्स ब्राउन ने उस वक्त हलचल मचा दी जब उन्होंने होलोकॉस्ट के शिकार अफराद की याद में होने वाली तकरीब में गजा में यहूदी जुल्म की भेंट चढ़ने वाले बेगुनाहों के लिए दुआ कर दी। ब्राउन ने कहा, तमाम मजलूम बराबर हैं लेकिन कुछ को दूसरों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके इस बयान के बाद पार्लियामेंट में कई अफराद ने एहतजाज किया, जबकि कुछ ने इजरायली तशद्दुद के खिलाफ उनकी हिमायत भी की। गौरतलब है कि गजा में जारी इजरायली बर्बरियत पर यूरोप में बढ़ती हुई तनकीद के बावजूद सियासी हलकों ने इस पर खुलकर अपनी बात को रखा है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी अरब में बिना हिजाब के पहुंची इतालवी वजीर आजम मेलोनी। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने सऊदी अरब दौरे के दौरान हिजाब पहनने से इनकार कर दिया, जिससे सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। उनके इस फैसले को कई अफराद ने आजादी ए इजहार और जद्दी सोच का हिस्सा करार दिया है, जबकि कुछ ने इसे मुल्क की रवायती और मजहबी तहजीब की नफी बताया है। इसके बावजूद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और हुकूमत ने उन्हें गरमजोशी से खुशामद कहा, उनका इस्तकबाल किया। ये वाकया अरब और यूरोप के दरमियान सियासी और समाजी फर्क को एक बार फिर उजागर कर रहा है, जहां हिजाब और आजादी पर मुख्तलिफ राय देखने को मिलती है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीन का न्यूक्लियर फ्यूजन पर बड़ा कदम, चीन एक जॉइंट न्यूक्लियर फ्यूजन तंसीब कायम कर रहा है जो अमेरिका की नेशनल इग्निशन फैसिलिटी से 50% बड़ी होगी। इस तामीर ने वॉशिंगटन में नए अंदेशों पैदा कर दी है कि अमेरिका को चीनी हाथों टेक्नोलॉजी की और कितनी दौड़ों में शिरकत करने का सामना करना पड़ेगा।
चीन की इस पेशकदमी को इल्मी और तवानाई शूबे में नई जंग समझा जा रहा है, जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन के मैदान में बीजिंग की बर्तरी और अमेरिकी अफजियत के लिए एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अलीबाबा का बड़ा ऐलान। चीन के मशहूर टेक कंपनी अलीबाबा ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का आगाज किया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह डीप सीक से भी आगे निकल सकता है। चीन की एआई टेक्नोलॉजी में यह नई पेशकदमी अमेरिका और दूसरी आलमी टेक कंपनियों के लिए नया चैलेंज साबित हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या अलीबाबा का यह एआई प्लेटफॉर्म डीपसीक को वाकई पीछे छोड़ पाएगा या फिर यह सिर्फ एक कारोबारी दावा साबित होगा। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरियाई रहनुमा मोहम्मद अल जोलानी को रूस से मुतालबा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के लीडर मोहम्मद अल जोलानी ने रूस से मुतालबा किया है कि वो बशर अल असद को उनके हवाले कर दे। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब सीरिया में सियासी और जंगी हालात एक नए मोड़ पर पहुंच चुके हैं और रूस का असद हुकूमत पर असर अब भी बरकरार है। अभी देखना यह है कि रूस इस मुतालबे पर क्या जवाब देता है और सीरिया के सियासी मुस्तकबिल पर इसका क्या असर पड़ेगा। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूजीलैंड का इजरायली अफराद पर नया कानून। अब इजरायली शहरी जब न्यूजीलैंड का वीजा हासिल करने के लिए दरख्वास्त देंगे तो उन्हें अपनी फौजी सर्विस की तफसीलात पेश करनी होगी। अगर उन्होंने इजरायली फौज या रिजर्व फौज में खिदमत अंजाम दी है तो उनसे कई अहम सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें यह भी शामिल होगा कि क्या उन्होंने जंगी जुर्म में कोई किरदार अदा किया है। न्यूजीलैंड की इस नई शर्त ने इजरायली हुकूमत और अफवाज के लिए एक नया सियासी और कानूनी चैलेंज खड़ा कर दिया है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमेरिकी पाबंदियों का असर। अमेरिका की सख्त पाबंदियों के बाद चीन और भारत ने रूसी तेल की खरीद में कमी कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी तजारी पाबंदियों की वजह से शिपिंग लागत में इजाफा हुआ है, जिससे रूस से तेल मंगवाना मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि रूस इस सूरत हाल का किस तरह मुकाबला करेगा और क्या ये अमेरिकी पाबंदियां रूस की एनर्जी एक्सपोर्ट पर कोई असर डालेंगी। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली कैदखानों में फलस्तीनी कैदियों की शहादत का सिलसिला जारी। 7 अक्टूबर के बाद 58 शहीद, 37 गजा से इजरायल की जेलों में फलस्तीनी कैदियों के लिए हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक इजरायली कैदखानों में शहीद होने वाले फलस्तीनी कैदियों की तादाद 58 तक पहुंच चुकी है, जिनमें कम से कम 37 का ताल्लुक गजा से है। हुकूक-ए-इंसानी तंजीमों ने इस दौर को 1967 के बाद कैदियों और गिरफ्तारी अफराद के लिए सबसे खतरनाक जमाना करार दिया है। बुधवार को फलस्तीनी कैदी और साबिक कैदियों के उमूर की कमीशन और फलस्तीनी प्रिजनर्स क्लब ने ऐलान किया कि गजा के 2 कैदी मोहम्मद शरीफ अल असाली और इब्राहिम अदनान अशूर इजरायली कैदखानों में शहीद हो गए हैं। मुत्तहिदा बयान में बताया गया कि मोहम्मद शरीफ अल असाली को मार्च 2024 में इजरायली फौज ने गजा के अल-शिफा अस्पताल पर धावे के दौरान गिरफ्तार किया था। इब्राहिम अदनान आशूर को 14 फरवरी 2024 को खान यूनुस के नासिर अस्पताल से गिरफ्तार किया गया था और वो गिरफ्तारी से पहले बिल्कुल सेहतमंद थे। बावजूद इसके इजरायली इंतजामिया ने 23 जून 2024 को उनकी मौत की खबर दी। हुकूकी इदारे कहते हैं कि इजरायली तशद्दुद सिर्फ कैदियों को कत्ल ही नहीं करता बल्कि उनकी मौत और हालात पर जानबूझकर गुमराह कुन बयान भी देता है। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली एयरफोर्स का तुबास में फलस्तीनियों का कत्लेआम। इजरायली काबिज फौज ने तुबास के तुमून इलाके में एक और खूनी वारदात अंजाम दी, जहां इजरायली जंगी जहाजों ने फलस्तीनी अफराद पर बमबारी कर 10 लोगों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी वजारत सेहत ने इस कत्ले आम की तस्दीक करते हुए कहा कि यह हमला मुस्तकबिल के लिए एक और संगीन जुर्म की मिसाल है और जिसे आलमी बिरादरी नजरअंदाज नहीं कर सकती।
गजा के बाद अब पश्चिमी किनारे भी इजरायली जुल्म सितम की नई लहर देखने को मिल रही है, जिसमें बेगुनाह फलस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमास और इजराइल के दरमियान कैदी तबादला, 110 फिलिस्तीनी रिहा होंगे, जिनमें 30 बच्चे शामिल हैं। फलस्तीनी रेजिस्टेंस के एक कमांडर ने अल मायदीन को बताया कि हमास ने इजरायली कैदियों की फहरिस्त जमा कर दी है, जिन्हें जुमेरात को इजराइल के हवाले किया जाएगा। इस तबादले में एक इजरायली खातून फौजी, अरबेला यहूद और एक उम्र रसीदा शख्स शामिल है। हमास के कैदी उम्र दफ्तर ने तस्दीक की है कि इसके बदले 110 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे, जिनमें 30 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें इजराइल ने अपनी जेलों में कैद किया हुआ है। बयान के मुताबिक पहले मरहले में 32 कैदी जिनमें उम्र कैद की सजा दी गई थी, 48 ऐसे कैदी जिन पर तवील सजाएं थी और 30 बच्चे रिहा किए जाएंगे। ये तबादला एक अहम पेशकदमी है, जिससे फलस्तीनी कैदियों की आज़ादी की जद्दोजहद को एक नया रुख मिल सकता है। वहीं आप 13वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया में सियासी इनकलाब, बाथ पार्टी साबिक निज़ाम की फौज ने पार्लियामेंट के मनसूख अहमद अल शरा बने सदारती रहनुमा। सीरियाई मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के तर्जुमान कर्नल हसन अब्दुल गनी ने ऐलान किया कि अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी, नेशनल प्रोग्रेसिव फ्रंट की पार्टियां और साबिक निजाम की फौज को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीरियाई फौज को नई कौमी बुनियादों पर दोबारा तामीर किया जाएगा, जिससे मुल्क में नया निजाम कायम हो सके। कर्नल अब्दुल गनी ने ऐलान किया कि अहमद अल शरा अब सीरियन अरब रिपब्लिक के इंतकाली सदर होंगे और सदारती जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। इसके अलावा शरा को एक अस्थाई कानून साज काउंसिल बनाने का भी इख्तियार दे दिया गया है, जो तब तक काम करेगी जब तक मुल्क के लिए एक नया और मुकम्मल दस्तूर मंजूर नहीं हो जाता। अब्दुल गनी ने ऐलान किया कि साबिक निजाम के दौर की पार्लियामेंट और उससे जुड़ी तमाम कमेटियां खत्म कर दी गई हैं। साथ ही 2012 का दस्तूर भी मनसूख कर दिया गया है। साबिक निजाम से जुड़े सभी फौजी दस्ते, सियासी जमातें और सिविल मज़ाहमती इदारे अब मनसूख कर दिए जाएंगे और उन्हें सरकारी इदारों में जमीन कर दिया जाएगा। वहीं आप 14वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की IRGC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुई लैस। इस्लामी इनकलाबी गार्ड कॉर्प्स के सरबरा मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ऐलान किया कि IRGC अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका है, जिससे पेचीदा जंगी ऑपरेशंस को मुकम्मल बारीकी और तेजी से अंजाम दिया जा सकेगा। तेहरान में एक आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल सलामी ने बताया कि AI दुश्मन की जंगी चालों को समझने, निशाना लगाने और हिफाजत को यकीनी बनाने में एक नई इनकलाबी तब्दील लाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुखालिफ जहाज सरगर्म होता है तो AI टेक्नोलॉजी उसे जुड़े अहम निशानों को शनाख्त कर सकती है, जिससे सटीक हमला मुमकिन होगा और जहाज के अमला को नुकसान पहुंचाए बिना मिशन मुकम्मल किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि ड्रोन आमतौर पर दुश्मन के बड़े जहाजों को मामूली नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर AI जहाज के मरकजी वजन को निशाना बनाने की सलाहियत देता है तो हमले का असर कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। जनरल सलामी ने इसरार किया कि AI सिर्फ फौजी ऑपरेशंस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसे सेहत बचाव ऑपरेशंस, फजाई सफर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे शूबों में भी इस्तेमाल किया जाएगा। IRGC का ये ऐलान ईरान की दिफाई ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक बड़ा इशारा है, जो इजराइल और अमेरिका के नए चैलेंज साबित हो सकता है। वहीं आप आखिरी और 15वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन का इजराइल और अमेरिका पर सख्त हमला। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने इजराइल की लेबनान, गजा और पश्चिम किनारे में जारी फौजी ज्यादतियों की शदीद मजम्मत की है, जिसमें जंगबंदी के बावजूद हमले जारी हैं। अंसारुल्लाह ने कहा कि इन हमलों के पीछे अमेरिका की मुकम्मल हिमायत शामिल है।
یمنی چینل المسیرہ کے مطابق انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے اسرائیل کے جینن ریفیوجی کیمپ پر حملوں کی سخت مذمت کی، جہاں فلسطینیوں کو قتل، گرفتاری، جبری ہجرت اور گھروں کی تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم جنوبی لیبنان زیونی دشمن کے اس آکرمک حملوں کی مذمت کرتے ہیں جو عالمی صلح کی نگرانی کے اداروں کی موجودگی میں جنگ بندی سمجھوتے کی سرعام خلاف ورزی ہے۔ انصار اللہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غزہ کے فلسطینیوں کی جبری کی تجویز کو اسرائیل کی ناکامی کو جنگ کے میدان میں کامیابی میں بدلنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ انہوں نے بیان میں صاف طور پر یہ بھی کہا ہے کہ فلسطینی اور لیبنانی مزاحمتی تحریکوں کے مکمل حق ہے وہ اسرائیل کی حملوں اور مظالم کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ انصار اللہ نے اعلان کیا کہ یمن ہمیشہ فلسطینی کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ان کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا اگر اسرائیل اپنے کمینے پن سے باز نہیں آیا۔ ناظرین، آج کی 15 بڑی خبروں میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کس تیزی سے بدل رہی ہے اور کس طرح سیاسی اور فوجی اور ٹیکنالوجی کی جنگ ہر روز ایک نیا موڑ لے رہی ہے۔ امریکہ کی سیریا سے فوج نکلنے کی پالیسی سے لے کر یورپ میں حماس کی حمایتی چھاتروں پر سختی سے لے کر چین کی نیوکلیئر فیوژن ٹیکنالوجی اور نیوزی لینڈ کا اسرائیلی افراد کے ویزا پر نئی شرطیں لگانے تک، ہر خبر اپنے اندر ایک گہرائی حقیقت چھپائے ہوئے ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدی تبادلہ ہو یا IRGC کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس ہونا ہو، یہ سب بتاتا ہے کہ دنیا اب ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی 15 اہم خبریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے دنیا کی تازہ ترین، سب سے بڑی اور سب سے اہم خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ شکریہ۔